हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट टेक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे प्रशासनिक अभियोग्यता, जिससे 30 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका चैप्टर 3 है बच्चों का बचाव एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना। और इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं। देखिए, बच्चों के बचाव एवं सुरक्षा में सभी लोग लगे हुए रहते हैं। कौन है? सुरक्षा गार्ड है, क्लर्क है, नर्स है, क्लीनर है, हेल्पर है, स्वीपर है, किचन स्टाफ है, कुक है, अधीक्षक है, वार्डन है, काउंसलर है, ऑफिस असिस्टेंट है। सभी लोग बच्चों के बचाव एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने में लगे हुए रहते हैं। चलिए इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। विगत परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है। पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बच्चा कौन होता है? तो 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति जो होता है वह बच्चा होता है अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार। चलिए हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को बच्चा माना जाता है। यह बच्चों की वैश्विक रूप से स्वीकार परिभाषा, जो संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन UNCRC के आम सहमति से घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग प्रश्न। वार्डन छात्रों के लिए शांतिपूर्ण अध्ययन वातावरण को कैसे सुनिश्चित कर सकता है? तो छात्रावास में शांत समय और समान अध्ययन क्षेत्र निर्धारित कर राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। वार्डन छात्रों के लिए शांतिपूर्ण अध्ययन वातावरण छात्रावास में शांत समय और अध्ययन क्षेत्र निर्धारित करके सुनिश्चित कर सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रश्न। वार्डन छात्रावास में समावेशिता को कैसे बढ़ावा दे सकता है तथा बदमाशी को कैसे रोक सकता है? तो टकराव से बचने के लिए धमकी की घटनाओं से नज़रअंदाज करना नहीं, बदमाशी की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए पीड़िता को दंडित करना नहीं, और ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। बदमाशी विरोधी कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम उत्तेजित कर। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। बदमाशी विरोधी कार्यशाला और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके छात्रावास में समावेशिता को बढ़ाया जा सकता है तथा छात्रों को बदमाशी रोक सकते हैं। छात्रों द्वारा एक दूसरे को दी गई धमकी को वार्डन अनदेखा नहीं करना चाहिए, बल्कि दोनों पक्षों की बातों सुनकर समाधान करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। छात्रावासों में नियमित तौर पर कितने अंतराल में स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए? तो 3 माह में एक बार होनी चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। छात्रावासों में नियमित तौर पर 3 माह के अंतराल में एक बार स्वास्थ्य जांच आवश्यक है। यदि किसी छात्र का स्वास्थ्य प्रभावित हो तो उसे वार्डन या पर्यवेक्षक को सूचित करना चाहिए। यदि आवश्यक हुआ तो छात्रों को घर जाने और पूरी तरह ठीक होने के बाद वापस आने के लिए कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। छात्रावासों में छात्रों में किस पोषक तत्व की कमी की जांच नियमित तौर पर की जाती है? तो आयरन की कमी की नियमित जांच की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए डिटेल में जान लेते हैं। छात्रावास में छात्राओं में पोषक तत्व आयरन की जांच नियमित तौर पर की जाती है। यदि आवश्यकता हो तो नियुक्त डॉक्टर के परामर्शानुसार आवश्यक आहार व दवाएं प्रदान की जाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। छात्रावास में एक सुझाव पत्र बॉक्स स्थापित किया जाता है। शिकायत बॉक्स किसके नियंत्रण में होता है? तो जो प्रबंधन समिति होती है उसी के नियंत्रण में होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ये। चलिए डिटेल में जान लेते हैं। छात्रावास में प्रबंधन समिति के अधीन एक छात्र सुझाव बॉक्स स्थापित किया जाता है। यह बॉक्स प्रबंधन समिति के अध्ययन के नियंत्रण में प्रति सप्ताह खोला जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावासों में छात्रों के प्रबंधन में त्रुटियों से बचने के लिए आवश्यक होता है, क्या आवश्यक होता है के लिए आवश्यक क्या है? तो सॉफ्टवेयर के उपयोग से गलतियों त्रुटि को कम किया जा सकता है। तो डिटेल में जान लेते हैं। छात्रावासों में छात्रों का प्रबंधन पारस्परिक रूप से एक मैनुअल और समय लेने वाली प्रक्रिया रही है, जिसमें त्रुटियों की संभावना अधिक होती है, जबकि सॉफ्टवेयर के माध्यम से इनका प्रबंधन बेहतर ढंग से संभव हो पाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। किसी भी प्रकार के शोषण से पीड़ित बच्चों को देखते ही आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो बच्चे के परिवार की आवश्यकता अनुसार सहायता करेंगे, बच्चे की सुरक्षा पर खतरे का पता लगाएंगे, बाल कल्याण समिति को सूचित करेंगे। यानी कि उपयुक्त हम लोग का सभी हो जाएगा, ये सभी हम लोग काम करेंगे। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। किसी भी प्रकार के शोषण से पीड़ित बच्चों को देखते ही आपकी प्रतिक्रिया
अनुसार होनी चाहिए। बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे, बच्चे को स्वस्थ माहौल में रखा जाना सुनिश्चित करेंगे, बच्चे और परिवार की आवश्यकता अनुसार सहायता करेंगे, बच्चों के अनुसार सुरक्षा पर खतरे का पता लगाएंगे, बाल कल्याण समिति की सहायता लेते हुए बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। छात्रावास में आपातकालीन स्थिति के दौरान सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए वार्डन के पास क्या होना चाहिए? तो अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नहीं, आपातकालीन स्थिति में कोई जिम्मेदारी नहीं लेना, ये भी गलत है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। छात्रावास के लिए एक निर्दिष्ट निकासी योजना होना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। आपातकालीन स्थिति के दौरान सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए वार्डन के पास छात्रों के लिए एक निर्दिष्ट निकासी योजना होनी चाहिए, जिससे सभी छात्रों को सुरक्षा प्रदान किया जा सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। एक छात्रावास वार्डन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? व्यवहारवादी गुण होना चाहिए, धैर्य और सहानुभूति, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, धैर्य और सहानुभूति होना चाहिए एक छात्रावास वार्डन में। यहाँ चारों ऑप्शन है, यानी कि हम लोग का चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि नियमों को लागू करने की दृढ़ता भी होनी चाहिए, व्यवहारवादी भी गुण होना चाहिए, यानी कि हम लोग का तीनों गुण हो जाएगा, राइट आंसर डी। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। एक छात्रावास वार्डन निम्न गुण होना चाहिए, धैर्य एवं सहानुभूति, व्यवहार कुशलता, नियमों को लागू करने की दृढ़ता आदि होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। जिले का कौन सा अधिकारी छात्रावास की जांच के लिए मॉनिटरिंग समिति का गठन करता है? तो डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करते हैं, जिलाधिकारी करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। जिले का जिलाधिकारी छात्रावास की जांच के लिए मॉनिटरिंग समिति का गठन करता है। जिलाधिकारी तिमाही आधार पर मॉनिटरिंग समितियों का निरीक्षण, रिपोर्टों का अवलोकन करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। यदि छात्रावास वार्डन को छात्रों के बीच गुटबाजी की सूचना मिले तो उसे क्या करना चाहिए? सूचना को नजरअंदाज कर देना चाहिए? तो नहीं। छात्रों से यथास्थिति की जानकारी लेना चाहिए? तो हाँ, छात्रों से यथास्थिति की जानकारी लेना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए यहाँ देख लीजिए, और ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई करना। देखिए पहले हम लोग छात्रों से यथास्थिति की जानकारी ले लेंगे, फिर निष्पक्ष जांच एवं उचित कार्रवाई करेंगे, सूचना देने वाले छात्र पर कार्रवाई करेंगे। तो नहीं, ए और बी हम लोग का, ए और डी हम लोग का गलत हो गया, बी और सी सही है। तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग देख लेते हैं बी और सी सही है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। यदि छात्रावास वार्डन को छात्रों के बीच गुटबाजी की सूचना मिलती है तो वह पहले छात्रों से यथास्थिति की जानकारी लेगा तथा साथ ही निष्पक्ष जांच कराकर उचित कार्रवाई करना चाहिए, जिससे छात्रावास में शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। चिकित्सीय आपात स्थिति के मामले में वार्डन को क्या करना चाहिए? तो छात्र को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाना चाहिए। तो हाँ, ये सही हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर ए। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। चिकित्सीय आपात की स्थिति में छात्र को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाना चाहिए, न कि परिवार के आने की प्रतीक्षा की जाए या अन्य छात्रों से सलाह ली जाए, उसके बाद इलाज किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। हर कमरे की जांच वार्डन द्वारा होनी चाहिए, प्रतिदिन एक बार, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। वार्डन द्वारा छात्रावास के प्रत्येक कमरे का निरीक्षण दिन में एक बार किया जाना चाहिए, जिससे कि सभी छात्रों की समस्याओं से वह अवगत हो सके। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास प्रबंधन में लगे हुए कर्मचारी किस एक्ट में अपराधी न पाए गए हैं? तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, बाल श्रम निषेध अधिनियम 2016, पोक्सो एक्ट 2012, इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई किसी में भी अपराधी नहीं पाए गए हैं कर्मचारी। डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। हॉस्टल प्रबंधन को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि नियुक्ति के समय कर्मचारी को एफिडेविट सौंपना आवश्यक है, जिसमें यह बताया गया है कि वह कभी भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, बाल श्रम निषेध अधिनियम 2016, पोक्सो एक्ट 2012 के अनुसार अपराधी कभी नहीं पाया गया हो। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। पोक्सो अधिनियम 2012 बच्चे अपराधी और विशेष शिक्षक सहित विभिन्न भूमिकाओं को परिभाषित करता है। अधिनियम में विशेष शिक्षक शब्द का उल्लेख किस लिए किया गया है? तो विशेष आवश्यकता वाले विद्यालय में एक शिक्षक का तो नहीं,
वह व्यक्ति जो बच्चों को नैतिक शिक्षा प्रदान करता नहीं। एक व्यक्ति जो बच्चों को यौन अपराधों से के बारे में शिक्षित करता है नहीं। मुकदमे के दौरान बाल पीड़ितों को शिक्षा प्रदान करने के लिए नियुक्त किए गए व्यक्ति को इसके लिए बताया गया है। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, पोक्सो अधिनियम 2012 के अंतर्गत जो शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं जो मुकदमे के दौरान बाल पीड़ितों को शिक्षा प्रदान करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। पोक्सो अधिनियम 2012 बच्चे अपराधी और विशेष शिक्षक सहित विभिन्न भूमिकाओं के मुकदमे के दौरान बाल पीड़ितों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष शिक्षक नियुक्त एक व्यक्ति होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास में प्रबंधन के लिए कितनी समितियां गठित की जाती है? तो 4 समितियां गठित की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। छात्रावासों में आमतौर पर 4 समितियां गठित की जाती है जिनमें हॉस्टल समिति, मेस समिति, अधीक्षक समिति एवं छात्रावास छात्र समिति शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। वार्डन को छात्रावास में चोरी की शिकायत मिलती है, उसकी कार्यशैली क्या होनी चाहिए? तो बिना जांच के शिकायत करने वाले पर आरोप लगाए नहीं। शिकायत करने को गलत मानकर नजरअंदाज करे नहीं। विवेकपूर्ण और निष्पक्ष जांच करे। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। वार्डन को छात्रावास में चोरी की शिकायत मिलती है तो उसकी कार्यशैली होनी चाहिए कि वह विवेकपूर्ण और निष्पक्ष जांच करके दोषी के खिलाफ उचित कार्रवाई करे। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते, नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। छात्रों के बीच झगड़ों से निपटने को में वार्डन का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? तो मुद्दे को शीघ्र सुलझाने के लिए पक्ष लेना चाहिए तो नहीं। समस्याओं के नजरअंदाज करना और यह आशा करना कि वह अपने आप हल कर लेगा तो नहीं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। दोनों पक्षों को सुनना और उचित समाधान निकालना। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए डिटेल में जान लेते हैं। छात्रावास अधीक्षक द्वारा छात्रों के मध्य झगड़ा सुलझाते समय सबसे पहले दोनों पक्षों की बातों को ध्यान से सुना जाना चाहिए, तत्पश्चात उसका समाधान निकालना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। वार्डन उन स्थितियों को कैसे संभाल सकता है जहां छात्र मादक द्रव्यों के सेवन में शामिल है? तो समस्या से बचना और भविष्य में अपने आप सुलझने की उम्मीद करना तो नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। मामले की सूचना तुरंत उच्च अधिकारियों को देना, छात्रों को सामूहिक रूप से समस्या का समाधान करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। छात्रों को सामूहिक रूप से समस्या समाधान करने के लिए प्रोत्साहित करके तथा व्यक्तिगत परामर्श के माध्यम से छात्रों को मादक द्रव्य के सेवन से बाहर निकालने का प्रयास करना उचित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। हॉस्टल में सुरक्षा का कार्य किसका है? तो वार्डन का। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। गोपनीयता और सुरक्षा के संदर्भ में एक छात्रावास वार्डन के छात्रों के निजी सामान को कैसे संभालना चाहिए? तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई प्रतिबंधित वस्तु मौजूद नहीं है तो नहीं। छात्रों को निजता का सम्मान करेंगे, यदि सुरक्षा संबंधी चिंताएं हो तो ही हस्तक्षेप करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। गोपनीयता और सुरक्षा के संदर्भ में एक छात्रावास वार्डन को छात्रों के समान निजता का सम्मान करें, यदि सुरक्षा संबंधी चिंताएं हो तो तभी हस्तक्षेप करना होगा जिससे गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। यदि छात्रावास वार्डन को छात्रों के बीच शरारत या बदमाशी के मामले का संदेह हो तो उसे क्या करना चाहिए? तो स्थिति को यह नज़रअंदाज करे कि वह अपने आप ठीक हो जाएगा तो ये नहीं। बिना किसी सबूत के कथित धमकाने वाले को सामना करना चाहिए तो नहीं। और ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई करना चाहिए तो हाँ, ये हम लोग का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। यदि छात्रावास वार्डन को छात्रों के बीच बदमाशी के मामले का संदेह हो तो उसे निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई करना चाहिए। ऐसा करने पर छात्रावास के अंतःवासियों के बीच परस्पर सहयोग एवं प्रेम की भावना का विकास होता है तथा वार्डन की विश्वसनीयता बनी रहती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। पर्यावरण चेतना को बढ़ावा देने के लिए एक छात्रावास वार्डन की क्या भूमिका होती है? तो पानी और बिजली जैसे संसाधनों की बर्बादी को प्रोत्साहित करना तो नहीं। चलिए और ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। छात्रों को पर्यावरण अनुकूलन पहलों में भाग लेने से हतोत्साहित करना तो नहीं।
जागरूकता अभियान उत्तेजित करना और संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देना, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। छात्रों में पर्यावरण चेतना को बढ़ावा देने में छात्रावास वार्डन जागरूकता अभियान आयोजित करके संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देकर अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। छात्रावास प्रबंधन समिति को कितने अंतराल पर सुरक्षा ऑडिट करना अनिवार्य होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, 3 माह पर करना है। एनसीपीसीआर के निर्देशानुसार प्रबंधन समिति को प्रत्येक 3 माह में सुरक्षा ऑडिट करना होगा। प्रबंधन समिति का कार्य यह भी देखना होगा कि छात्रावास में किसी भी छात्र की धार्मिक आस्था के साथ छेड़छाड़ ना हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। छात्र छात्राओं में पॉक्सो ई बॉक्स एनसीपीसीआर के बारे में जागरूकता करने का दायित्व किसका होता है? छात्रावास अधीक्षक का होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग डिटेल में प्रश्न। छात्रावास अधीक्षक का यह कर्तव्य और दायित्व होगा कि वह हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को एनसीपीसीआर के पॉक्सो ई बॉक्स के बारे में जागरूकता करे। पॉक्सो ई बॉक्स एनसीपीसीआर का एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। छात्रावास में आपातकालीन स्थिति के दौरान वार्डन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। छात्रों के अभिभावक से संपर्क करना चाहिए, नहीं छात्रावास परिसर को सुरक्षित खाली करना चाहिए। पहला काम यही है सुरक्षा से संबंधित। राइट आंसर हो जाएगा उनका बी। चलिए डिटेल में हम जान लेते हैं। छात्रावास में आपातकालीन स्थिति के दौरान वार्डन की पहली प्राथमिकता छात्रावास परिसर को सुरक्षित खाली कराना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगर 2 छात्र आपस में मारपीट करते हैं तो आप क्या करेंगे? तो छात्रों को निलंबित करेंगे? तो नहीं। क्या आप छात्रों को समस्याओं का समाधान करेंगे? तो नहीं। क्लर्क से शिकायत करेंगे। पहले क्लर्क से शिकायत करना है, क्लर्क और वार्डन से शिकायत करना। डिटेल में जान लेते हैं। अगर छात्रावास में 2 छात्र आपस में मारपीट करते हैं तो कोई छात्र जो है या मैं इसकी शिकायत छात्रावास क्लर्क तथा वार्डन से करने का प्रयास करूंगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। वार्डन को छात्रावास में संभावित चोरी की शिकायत मिलती है तो इसकी कार्यशैली क्या होनी चाहिए? तो बिना जांच के शिकायत करने वाले निवासी पर आरोप लगाए? तो नहीं। शिकायत को निराधार मानकर नजरअंदाज करे? तो नहीं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। विवेकपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से जांच करे? तो ये राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। यदि वार्डन को छात्रावास में संभावित चोरी का शिकायत मिलती है तो उसे विवेकपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से पूरी जांच करनी चाहिए तथा आरोपी के ऊपर पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा करने से छात्रावासों में संभावित चोरी को रोका जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रश्न। एक वार्डन छात्रावास के निवासियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकता है? तो केवल प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड की उपलब्धता कराकर? तो नहीं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। समान क्षेत्रों और गलियारों में सीसीटीवी कैमरे के स्थापित करके? तो हाँ, कैमरे की निगरानी से किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए डिटेल में जान लेते हैं। सामान्य क्षेत्रों और गलियारों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करके छात्रावास के निवासियों की सुरक्षा को बेहतर किया जा सकता है। केवल प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड की उपस्थिति पर्याप्त नहीं है। इसके साथ ही बाहरी लोगों की पूर्णतः प्रतिबंधित करना उचित नहीं है। उन्हें सत्यापन के पश्चात छात्रों से मिलने की अनुमति मिलनी चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।